Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do our next concept of accounting concept, accounting period concept. Accounting period concept, as the business is entity to continue indefinitely, indefinitely for a long period, the true result of the business operation can be ascertained only when the business is completely wound up. हमारा बिजनेस जो होता है वो लॉन्ग समय के लिए रन करता है, तो उसका हम बिजनेस के ऑपरेशंस का ट्रू रिज़ल्ट हम तभी बता सकते हैं जब कम्प्लीटली बिजनेस को वाउंड अप करेंगे, उसको बंद करेंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो सकती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को असर्टेनमेंट करने के लिए लॉन्ग पीरियड का वेट नहीं कर सकते। ना ही मैनेजर, प्रोपराइटर, इन्वेस्टर्स ये सब वेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई करेक्टिव स्टेप लेने हो अगर, तो बीच के टाइम पर ही हम ले सकते हैं। तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। पर्सन भी, जो इसके यूज़र्स हैं, वो भी जानना चाहते हैं इसके बारे में। तो एक हम पूरी लाइफ को, इसकी बिजनेस की एंटायर लाइफ को एक टाइम इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हम उसके प्रॉफिट को मेज़र कर सकें, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को उसके यूज़र तक को इन्फॉर्म कर सकें। तो यूजली 12 मंथ का ही पीरियड जो है वो अडोप्ट किया जाता है अकाउंटिंग ईयर के लिए। According to amended income tax law, a business has compulsory for adopt financial year beginning on 1st April and ending 31st March in the next calendar year. इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है बोला गया है कि अकाउंट जो है आप स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल से एंड क्लोज करेंगे अपने अकाउंट्स को 31 मार्च को। तो अकाउंटिंग पीरियड जो है वो डिसाइड इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग भी किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंपनीज whose shares are listed on the stock exchange are required to publish quarterly result to depict the profitability and financial position at the end of 3 months period. उनको छोड़कर जो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, उनको अपने क्वार्टरली रिजल्ट को पब्लिश कराना पड़ता है। तो उनको क्या है, 3 मंथ्स के अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को और फाइनेंशियल पोजीशन को बनाना होता है। तो उनके लिए जो है हम कह सकते हैं कि ये कंपनी जो है वो हर क्वार्टर पर अपने अकाउंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करती हैं। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इस कॉस्ट कंसेप्ट में क्या है कि जो भी हम जो भी हम एसेट्स परचेज करते हैं उसको हम बुक में जब रिकॉर्ड करेंगे, तो जिस कॉस्ट पर वो आई है उसी बुक कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करेंगे। मींस अगर उसकी वैल्यू में कुछ चेंजेस हुए भी हैं तो भी हम नहीं करेंगे, बिकॉज वैल्यू अप डाउन होती रहती है। लेकिन हम बार बार अपने अकाउंट्स में चेंज करते रहेंगे तो हमारे अकाउंट जो है वो वेरीफाइबल नहीं होंगे, हमारे अकाउंट जो है वो रिलायबल नहीं होंगे, उस पर विश्वास करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, वो ट्रूथ एंड फेयर व्यू नहीं दिखा पाएंगे। इसीलिए कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि जिस वैल्यू पर आपने कोई भी बिल्डिंग, कोई भी मशीनरी, कोई भी एसेट्स परचेज किया है, आप उसको उसी वैल्यू पर ही शो करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, an asset is ordinarily recorded in the books of account at the price at which it was acquired. This cost become the basis of all subsequent accounting for the asset. Since the acquisition cost detailed to the past, it is referred to as a historical cost. This cost is the basis of valuation of the assets in a financial statement. For example, if a business entity purchased a building for rupees 20 lakh, it would be recorded in the books at this figure. Increase or decrease in the market value of building would not be recorded in the books. If 2 years later the market value of the building shoot up to 60 lakh, the increased value will not be ordinarily recorded in the books of account. तो वही यही कहता है कि अगर 20 लाख की वैल्यू थी और अब 60 लाख आज हो जाती है, तो 2 ईयर के बाद आप 60 लाख अगर दिखा देते हैं तो उससे क्या होएगा,
आपके प्रॉफिट जो है वो बिना बात के बढ़े हुए दिखेंगे, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है। हम बिजनेस के प्रॉफिट जब देखते हैं तो उसके ऑपरेशन एक्टिविटी से देखते हैं, ना कि उसकी जो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स को देखते हुए। तो यही कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो रेगुलर इनकम से बनते हैं और रेगुलर अर्निंग जो होती है उसी से बनते हैं। तो अगर हम कॉस्ट वैल्यू को बार बार कम चेंज करते रहेंगे तो कभी तो बहुत ज़्यादा लॉस दिखा देगा और कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखा देगा, जो कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाता है। इसीलिए हम इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो करते हुए नोट करते रिकॉर्ड करते हैं। और अगर हम बात करें तो ईयर टू ईयर जो इसकी वैल्यू में जैसे जैसे मशीन को यूज़ करते जाएंगे उसकी वैल्यू में जो कमी आती जाएगी, तो वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, डेप्रीसिएशन लगा देते हैं। तो ये डेप्रीसिएशन जो है वो इसकी हेल्प करता है एक्चुअल वैल्यू को बताने में। नेक्स्ट हमारा आता है जस्टिफिकेशन फॉर द हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट लाई इन द फ्लोइंग आर्ग्यूमेंट्स। कुछ आर्ग्यूमेंट हैं जैसे this cost is objectively verifiable because the cost recorded in the books is derived from an actual transaction, it is not arbitrarily determined। वो कहता है कि अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं, हम चेंज वैल्यू करते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल, ये जो वैल्यू होती है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट है वो ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल होता है। जिस बुक्स को जिस अमाउंट पर आपने वो ट्रांजैक्शन की है या मशीनरी परचेज की है, आप उसी कॉस्ट पे दिखा रहे हैं तो वो वेरीफाइबल है। अगर हम इसको नहीं फॉलो करते हैं तो क्या होएगा, कोई पर्सन उसकी वैल्यू कुछ बताएगा, कोई पर्सन कुछ बताएगा, तो वहाँ सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहेगी। It is justified by the going concern concept, which assumes that the enterprise will continue its activity indefinitely and thus there is no need of using the current value or liquidation value indefinitely। हम ये कह सकते हैं कि जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है वो यही अज्यूम करता है कि हम बिजनेस जो है वो लगातार चलता रहेगा और उसकी करंट वैल्यू को हम यूज़ नहीं करते हैं, करने की नीड ही नहीं होती है। थर्ड पॉइंट आता है मार्केट वैल्यू और करंट वैल्यू ऑफ एसेट्स आर डिफ़िकल्ट टू बी डेटरमाइंड। वही चीज़, हर पर्सन के व्यूज़ अलग होंगे उसकी वैल्यू को बताने में। कोई पर्सन की कुछ अमाउंट बताएगा, कोई पर्सन कुछ वैल्यू बताएगा, तो वन एक्सपर्ट विल नॉट बी द सेम एज दैट ऑफ एन अदर। तो इसलिए हम इससे भी बच सकते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ अप एंड डाउन ऑफ द मार्केट प्राइस। कभी चेंज होंगे, कभी बार बार हमको अपने बिजनेस में भी कम करते रहना होगा, तो ये जो है वो सही नहीं है। ड्रॉबैक ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, assets for which nothing is paid will not be recorded. Thus, a favorable location, brand name, and reputation of the business, knowledge and technological skill built inside the enterprise will remain unrecorded throughout these are valuable assets। वो कहते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के अपोजिट जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसकी लिमिटेशंस कह सकते हैं कि जो जिसके लिए कुछ पे नहीं किया, जैसे फेवरेबल लोकेशन होती है, ब्रांड नेम हो जाता है या रेपुटेशन हो जाती है, टेक्नोलॉजिकल स्किल हो जाती है, तो उसको तो रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता है, लेकिन वो हमारे बिजनेस में कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू को दिखाती है। तो यही चीज़ कि इसको हम नोट नहीं करते हैं। साथ ही साथ ये कह सकते हैं ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन द फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट disclosed by profit and loss account will be seriously distorted because depreciation based on historical cost will be charged against revenue at current price। जब महंगाई बढ़ती है तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट जो हैं वो पहले से ही कम हो जाते हैं, डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, डेप्रिसिएशन भी लगाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे प्रॉफिट्स पर चार्ज अगेंस्ट रहते हैं, मींस प्रॉफिट पर जो है वो दबाव पड़ता है, हमारी इनकम जो है उसमें से ही इनकम में से ही डेप्रिसिएशन चार्जेस जो है वो कट जाते हैं, जिससे हमारे प्रॉफिट कम हो जाते हैं। इन्फॉर्मेशन बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में नॉट बी यूजफुल टू मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एट्सेट्रा। इन्फॉर्मेशन बेस्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट जो है वो कहता है कि ये जो पीछे की हिस्ट्री की जो आपकी कॉस्ट वाली वैल्यू है वो आपके लिए इतनी बेनिफिट नहीं होती है। तो मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो आज की वैल्यू देखना चाहते हैं, तो उसकी पहले की वैल्यू जो है वो उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है। तो इसीलिए वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट जो है उनके लिए यूज़फुल नहीं है।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग ए ड्यूल एस्पेक्ट। इन अदर वर्ड्स एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एट लीस्ट टू अकाउंट्स। आप कोई भी बिजनेस देख लीजिए, हर बिजनेस में, हर ट्रांजेक्शन में, हर चीज़ में लेना और देना दोनों चीज़ें होती हैं। एक तरफ अगर कोई पर्सन कुछ ले रहा है तो दूसरा कुछ देता है। अगर कोई गुड्स देता है, कोई सामान देता है, माल देता है, तो दूसरा उसके बदले में अमाउंट देता है, पैसा देता है। इफ़ वन अकाउंट इज डेबिटेड एनी अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। तो यही सिस्टम जब हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन, तो ये प्रिंसिपल क्या है, इस प्रिंसिपल पर जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारा कहलाता है डबल एंट्री सिस्टम। मीन्स हम दोनों साइड एंट्री करते हैं, लेने वाले की भी और देने वाले की भी। जैसे ही डबल एंट्री करते हैं तो दोनों साइड का इक्वल जो टोटल जो होता है वो इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर एक अकाउंटिंग क्वेश्चन दी है, जैसे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हमारी जो एसेट्स है, जो भी हमारा प्रॉपर्टी है, वो कहाँ से आएगी हमारे पास? या तो हमारे खुद के पैसे से, कैपिटल से जो हमने बिजनेस में लगाई है, या फिर लाइबिलिटी उधार में लिया हुआ पैसा जो हमने अपने बिजनेस में लगा रखा है। तो हमारे बिजनेस में जो भी पैसा लगा है वो दो चीज़ों से मिलकर बन सकता है। एक तो हमारे खुद के इन्वेस्ट किए हुए पैसे जिसको हम कैपिटल कहते हैं, और दूसरा जो उधार में लिया हुआ पैसा जो हमने किसी से बोरो किया था वो लाइबिलिटीज़ कह सकते हैं हम। तो एसेट्स क्या हैं? एसेट्स हम कहते हैं कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी। इसी तरह से इस फॉर्मूले से हम 3 फॉर्मूले बना लेते हैं। अगर हमको कैपिटल नहीं पता, एसेट्स पता है, लाइबिलिटी पता है, तो एसेट्स जो है इधर आकर क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी माइनस हो जाएगा। तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। कैपिटल जो है वो क्या है, जो भी पैसा एसेट्स में लगा है वो आधा लाइबिलिटी का अगर लगा है तो उसमें से निकालने के बाद बचा क्या, कैपिटल। सेम अगर लाइबिलिटी को फाइंड आउट करना है तो लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। Whenever a transaction is to be recorded, it has to be recorded in 2 or more account to balance the equation. If a transaction effect increase or decrease one side of equation, it will also affect the other side of equation. Or increase one account to decrease another account on the same side of the equations. Equation remain balanced whenever a transaction take place. For example, X स्टार्ट करता है बिजनेस 20 लाख रुपये से, उसने 5 लाख का लोन लिया बैंक से, तो उसके पास टोटल उसने कितने की एसेट्स खरीदी होगी, तो 25 लाख रुपए की उसने एसेट्स खरीदी। तो यहाँ हम कह सकते हैं एसेट जो थी वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, या हम कह सकते हैं रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है, रिवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच इज एडिड टू कैपिटल एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। बिजनेस के ऑपरेशन से जो भी पैसा हमें मिल रहा है वो हम कैपिटल में ऐड करते जाते हैं। रिवेन्यू इज़ अर्नड बाय द सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ए सर्विस। जो भी हमने गुड्स को सेल किया उससे जो होने वाला पैसा है वो हमारी रिवेन्यू है। कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन डिटरमाइन द टाइम ऑफ पर्टिकुलर पीरियड इन विच द रिवेन्यू इज रियलाइज। तो यहाँ हम पर्टिकुलर पीरियड टाइम के अकॉर्डिंग जो है उसके रिवेन्यू को पहचानते हैं। रिवेन्यू इज डीम्ड टू बी द रियलाइज्ड व्हेन द टाइटल और द ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज़ बीन ट्रांसफर्ड to the purchaser and when he has legally become liable to pay the amount. It should be remembered that revenue recognition is not related with the receipt of cash. यहाँ पर हमें ये पहचान लेना चाहिए, ये जान लेना चाहिए कि जो भी कैश का रिसिप्टर है वो उससे रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए फर्म गेट एन ऑर्डर ऑफ गुड्स 1 जनवरी सप्लाई टू द गुड्स ऑन 20 जनवरी। अगर उसको ऑर्डर मिला 1 जनवरी को और उसने गुड्स को सप्लाई किया है 20 जनवरी को, तो उसने कैश रिसीव किया 1 अप्रैल को। द रिवेन्यू विल बी डीम्ड टू हैव बीन अर्नड ऑन 20 जनवरी। तो उसको जो है मान लेना चाहिए कि उसने 20 जनवरी को जैसे माल भेज दिया, चाहे अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं हुई, लेकिन
वो रिवेन्यू जो है उसकी जनरेट हो गई है। तो रिवेन्यू इन केस ऑफ incomes such as rent, interest, commission, etc. is recognized on a time basis. For example, rent for the month of March 2015, even if received in April 2015, will be treated as revenue for the financial year ending 31st March 2015. अगर कोई मार्च का रेंट है और अप्रैल में रिसीव हो रहा है तो वो हम ये नहीं मानेंगे कि अप्रैल की रिवेन्यू हुई, तो हम ये मानेंगे कि वो कब की है हमारी, हम ये मानेंगे कि वो हमारी मार्च की ही रिवेन्यू है, 31st मार्च की रिवेन्यू को इंक्लूड करेंगे। देर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस रिवेन्यू रूल ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। कुछ एक्सेप्शंस हैं जो रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में हम कर रहे हैं फॉलो रूल्स को। इन केस ऑफ सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, अगर कोई सेल आपने इंस्टॉलमेंट पे की, मान लीजिए आपने कोई एक फ्रिज सेल किया, 20,000 का वो फ्रिज है और 2,000 की आपने इंस्टॉलमेंट बना दी हैं, तो आपको जब तक 20,000 पूरे नहीं मिल जाते तब तक आप वो जो अमाउंट जो है उसको नहीं मेज़र कर सकते। तो उस केस में जो अमाउंट कलेक्ट एक्चुअल हो गई, अगर आपने 4,000 आज रिसीव किए हैं तो 4,000 आज तक के आप जो है उसको सेल मानोगे, तब आप उस केस में आप पूरी की पूरी फ्रिज की अमाउंट 20,000 को सेल नहीं मानोगे। तो ये एक्सेप्शनल केस है उसका रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का। सेकंड पॉइंट है इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कई बार लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं तो इसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कब फुल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो सकता है उसको 5 ईयर लग जाएं, 6 ईयर लग जाएं। तो हम क्या करते हैं, जितना प्रोपोर्शनेट पार्ट रिवेन्यू का हम इक्वल मानते हैं, जब तक वो कंप्लीट हो नहीं हो जाता तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं, जितना अब कंप्लीट हो चुका उसके इक्वल पार्ट को हम रिवेन्यू मानते हैं। सेम इन केस ऑफ माइनिंग, रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड व्हेन प्रोडक्शन इज मेड इवन थो ए सेल हैज़ नॉट बीन मेड। तो माइनिंग के केस में भी हम रिवेन्यू किसको मानेंगे, जितने की आज प्रोडक्शन हो चुकी है, जितने की माइनिंग में से मटेरियल निकल चुका है, तो उतने को ही हम इसमें रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट इज द लास्ट टू कंसेप्ट्स। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, जब हम अपनी रिवेन्यू को एक्सपेंसेस के साथ मैच करते हैं तब हम बता सकते हैं कि एक्चुअल इनकम हमें क्या हुई। तो मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि दिस कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को करेक्ट डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, all costs which are applicable to revenue of the period should be charged against that revenue. Accordingly, for matching cost with revenue, first revenue should be recognized and then cost incurred for generating that revenue should be recognized. पहले हम रिवेन्यू को मेज़र किया, फिर हम कॉस्ट को करेंगे, उनको मैच करेंगे, मैच करने के बाद हम एक्चुअल इनकम या प्रॉफिट और लॉस बता सकते हैं। तो यहाँ कहता है कि व्हेन एन आइटम ऑफ रिवेन्यू इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट। जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिवेन्यू डाल दी तो सेम उसके एक्सपेंसेस भी डालेंगे। जो एक्सपेंसेस पे हुए हैं चाहे नहीं हुए हैं, शुड बी शोन एक्सपेंस इन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो पे नहीं हुए हैं उनको भी आप लिखते हैं। व्हेन सम एक्सपेंसेस जो एडवांस में पे हुए हैं, नेक्स्ट ईयर के हैं, आपने एडवांस में पे कर रखे हैं, तो उनको हम इस ईयर के नहीं मानेंगे, तो उसको हम लेस कर देंगे। Cost of the goods remaining unsold at the year together with the expenses incurred on it must be carried forward to the next year. अब जो गुड्स बच गई हैं, जो सेल नहीं हो पाई हैं इस साल, तो वो हमारा इस साल उनका पर खर्चा हो गया था, उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, उसको नेक्स्ट ईयर सेल करेंगे तो वो हमारी नेक्स्ट ईयर में सेल होगी। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ओपनिंग स्टॉक के नाम से। Similarly, income receivable must be added in revenue
एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम रिवेन्यू। जो अभी इनकम रिसीव नहीं हुई है, होनी है, उसको आप मान लेंगे, लेकिन जो रिसीव एडवांस में हो गई है उसको डिडक्ट कर कर दिखा देंगे। तो ये हमारा कहता है मैचिंग कंसेप्ट कि जो एक्चुअल हम जो है एक्यूरल बेसिस पर बनाएंगे कि मीन्स जो इनकम हमारी इंक्लूड नहीं हुई है, जो इनकम हमें रिसीव नहीं हुई है उनको हम ऐड कर लेंगे जो हमारे पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड है, और जो एक्सपेंसेस हमारे प्रीपेड हो चुके हैं उनको हम लेस कर लेंगे, और जो एक्सपेंसेस हमारे आउटस्टैंडिंग है उनको हम ऐड करके चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। क्या है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट? दिस कंसेप्ट रिक्वायर दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, free from the personal bias of either management or the accountant who prepare the accounts. It is possible only when each transaction is supported by verifiable documents and voucher such as cash memo, invoice, sale bill, pay-in slip, correspondence agreements, etc. For example, when the goods are purchased for cash, the transaction must be supported by cash receipt for money paid, and if the goods are purchased on credit, the transaction must be supported by a copy of invoice or delivery चालान। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या कहती है कि हमें जो है फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस अकाउंट्स बनाने चाहिए कि जब उसे वेरीफाई किया जा सके तो इजीली वो वेरीफाइबल हों। हमें जो डॉक्यूमेंट हैं उनके संभाल कर रखने चाहिए, जो भी एग्रीमेंट हुए हैं या जो भी इनवॉइस हैं वो रखने चाहिए, जिससे कि कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन को अगर वेरीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। When the goods are purchased for cash, the transaction must be supported by cash receipt for money paid, and if the goods are purchased on credit, the transaction must be supported by a copy of invoice और डिलीवरी चालान। तो जो भी है, आप अगर सेल करते हैं तो आपके पास वो कैश रिसिप्ट होनी चाहिए, और अगर आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो आपके पास वो इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए, जिससे कि आपको जो है ऑब्जेक्टिविटी के पॉइंट नहीं आना चाहिए। अगर हम वेरीफाई करें तो वहाँ पर वेरीफेबल होना चाहिए। ईजिली आपके डॉक्यूमेंट जो हैं, डॉक्यूमेंट से आपके रिकॉर्ड या ट्रांजेक्शन्स वेरीफाई होनी चाहिए। ऑन द कंट्रेरी, इफ एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द मार्केट वैल्यू, द ऑब्जेक्टिविटी कैन नॉट बी अधेयर टू बिकॉज द मार्केट वैल्यू में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर हम इसके अपोजिट अगर चलते हैं कि मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं तो वो क्या है, पर्सन टू पर्सन जो है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहेगा, तो वो जो है हमारे लिए वेरीफाइबल नहीं है, वो उसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट रिलायबल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।